नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं जया सिन्हा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम से पहली तवांग मैराथन का हुआ आयोजन। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई की इस दौड़ में 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के कटरिया गांव परवल की खेती से बढ़ी किसानों की आय। सरकारी योजनाओं की मदद से विदेशों में भी परवल भेजने की कर रहे हैं तैयारी। केरल में एक महिला उद्यमी हर दिन लगभग 200 लोगों को खिलाती है खाना। शालीन एलिज एबी नामक महिला ने 3 बच्चों के साथ शुरू किया था अपना प्रोजेक्ट। जापान की राजधानी टोक्यो के स्टार्टअप तसुबेम इंडस्ट्रीज ने विकसित किया 14.8 फीट लंबा 4 पहियों वाला रोबोट। लोकप्रिय जापानी एनिमेशन श्रृंखला के मोबाइल सूट गुंडम जैसा दिखता है ये रोबोट। जहाँ चाह वहां राह, इस कहावत को सच साबित करती हैं ये खबरें। आइए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम से कल पहली तवांग मैराथन का आयोजन किया गया। भारतीय सेना और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त आयोजन में हो रहे समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई की इस दौड़ में 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चीन की सीमा से महज 20 किलोमीटर दूर स्थित तवांग शहर में रविवार की सुबह पहली बार मैराथन का आयोजन किया गया। ये मैराथन समुद्र तल से 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर आयोजित की गई। इसके साथ ही ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में इतनी ऊंचाई पर होने वाली पहली मैराथन बन गई। इस मैराथन का आयोजन भारतीय सेना और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने खेल कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली कंपनी साइरन्स स्पोर्ट्स LLP के सहयोग से संयुक्त रूप से किया। मैराथन में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद किरण रिजिजू, मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित कई गणमान्य हस्तियों ने भाग लिया। That marathon is being organized at the height of 10,000 feet. It's very beautiful. You see the landscape and the entire arrangement. The Indian Army and Arunachal government both have collaborated very well. I'm very delighted to see so many participants coming to Tawang to participate in Tawang Marathon. मैराथन में हिस्सा लेने वाले लोगों में 858 प्रतिभागी सशस्त्र बलों से थे, जबकि भारतीय सेना के 803 जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। मैराथन में भाग लेने वाले लोगों में से 452 धावक राज्य के बाहर से आए थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां मैराथन का प्रायोजक बनने के लिए आगे आ रही हैं। अब हर साल इसका आयोजन किया जाएगा। पहली बार हाई एल्टीट्यूड मैराथन, जैसे हम लोग यहाँ खड़ा है, इट्स इन 10,000 फीट। तो पहली बार यहाँ पे मैराथन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। थोड़ा देर पहले हम लोग ने जो फुल मैराथन है 42 किलोमीटर्स का, उसको हम लोग ने फ्लैग ऑफ किया है। आफ्टर अ गैप ऑफ 20 मिनट्स फिर हम लोग सेकेंड जो हाफ मैराथन है उसको हम लोग फ्लैग ऑफ करेंगे। मैराथन के लिए 2463 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें 543 महिलाएं थीं। मैराथन में कुल 2343 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें 511 महिलाएं थीं। घना कोहरा और कम तापमान भी मैराथन में हिस्सा लेने वालों और स्थानीय लोगों के हौसले को डिगा नहीं पाया। बड़ी संख्या में लोग मैराथन में हिस्सा लेने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ एकत्र हुए थे। I'm excited to run this high altitude marathon because I came all the way from south. It becomes a little difficult. So I'm from Hyderabad and I'm keen I'll finish it on time. And I wish all the best to Indian Army and Arunachal government for organizing this.
भारत चीन सीमा से महज 20 किलोमीटर दूर स्थित अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में मैराथन का आयोजन कर भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया है कि ये राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने कल स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। जवानों ने लेह में सिंधु नदी में सफाई अभियान में श्रमदान किया। इसमें स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। स्वच्छता अभियान के लिए देश भर में श्रमदान किया जा रहा है। ये लेह के चुगलमसर गांव में बहने वाली पवित्र सिंधु नदी है। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये न केवल जीवन रेखा है बल्कि पर्यटकों के लिए भी बड़ा आकर्षण रही है। लेकिन अब ये गंदगी और प्रदूषण की मार झेल रही है। पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इसे साफ करने का बीड़ा उठाया और इसके लिए श्रमदान किया। लेह के अंदर जो पवित्र नदी सिंधु है उसकी साफ सफाई का जिम्मा आज हिमवीर साथियों ने उठाया है। हम स्थानीय निवासियों की मदद से और अपने हिमवीर साथी यह सिंधु नदी के आसपास दोनों तटों पर साफ सफाई का अभियान हम जारी रख रहे हैं। साथ ही यहाँ के स्थानीय निवासियों में हम यह भी जागृति फैला रहे हैं कि वो अधिक से अधिक स्वच्छता पर ध्यान दें। हम ये स्वच्छता के अभियान में 24वीं वाहिनी के सभी समस्त जवान और मेरे अधीनस्थ अधिकारीगण और अधिकारीगण ने यहाँ के ग्रामीणों के साथ मिलकर एक स्वच्छ पखवाड़े के तौर पर बहुत ही ज्यादा सफाई की है, जो कि सिंधु घाट से लेके हम शक्ति गांव से होते हुए, और ये 1 महीने के जो प्रोग्राम है इसको हम सफल बनाएंगे। स्थानीय लोगों ने भी अपनी पवित्र नदी के साफ होने पर खुशी जाहिर की। आईटीबीपी की कैंपिंग की वजह से यहाँ पे हमारा सारा गांव वाला इकट्ठे होकर अभी जो दरिया का किनारा है जो यहाँ पे आगे पीछे सबको सफाई किया जा रहा है, इसलिए हम आज इस दिन बहुत खुशी का दिन महसूस हो रहा है। नदियों को हमारे देश में माँ कहा जाता है और ये हम सभी का फर्ज है कि हमारी नदियाँ प्रदूषण और गंदगी के कारण दम न तोड़ें। स्वच्छता अभियान के माध्यम से आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय लोगों ने अपनी बीमार होती नदी की सांसें लौटाने में मदद की है। यही नहीं, आईटीबीपी के जवानों ने बेहद ऊंचाई पर स्थित पेंगोंग झील को साफ कर एक मिसाल कायम की है। इतनी ऊंचाई पर भी जवानों का जज्बा देखते ही बनता था। कैमरामैन सुमित धीमान और सुनील राणा के साथ डीडी न्यूज के लिए लेह से रजनी सेन की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं, वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला का कटरिया गांव परवल की खेती में काफी आगे बढ़ रहा है। यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती से अपनी आय तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही सरकार की मदद से विदेशों में भी परवल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। यह है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का गांव कटरिया, जो गंगा के किनारे बसा हुआ है। चूंकि गंगा जी ने इस गांव को 3 तरफ से घेर रखा है, जिसके कारण यहाँ की भूमि सब्जी की खेती के लिए अनुकूल है। यही कारण है कि यहाँ के किसान परवल की खेती कर यहाँ से कई जिलों में भेज रहे हैं। परवल की खेती करता हूँ, जिसमें परवल की खेती में देसी परवल लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ विष्णुपुरा में शंकर जी के मंदिर के पास व्यापारी लोग आते हैं और यहीं से अपना गाड़ी से मंगवाते हैं, तौलते हैं। जो उचित मूल्य रेट रहता है उस पर हम लोगों को पैसा मिलता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि कितनी आय हो जाएगी। मान लीजिए कि जिस हिसाब से फल लगेगा उस हिसाब से मतलब हम लोगों को मिलेगा। एक एकड़ में कम से कम 2.5 लाख 3 लाख का पैदावार आ जाती है और लागत भी 1-8 लाख के लगभग गिरती है। इस गांव के कई लोग देश के कई संस्थानों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। उन्हीं में से एक जो उद्योग मंत्रालय के एक संस्थान में कार्यरत हैं, जिन्होंने किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का सुझाव दिया और एपीडा जैसे संस्थान से जुड़कर परवल को विदेश भेजने की भी जानकारी दी। बहुत सारे किसान जो है सब्जियों की खेती में अपना योगदान दे रहे हैं और गांव के आसपास के 8-10 गांवों के अंदर जो गंगा के किनारे गांव हैं, सभी में बहुत अच्छी सब्जियों की खेती हो रही है और यहाँ के किसान यहाँ पर सब्जियों का उत्पादन करके आसपास के शहरों में वाराणसी, फैजाबाद, लखनऊ, इन सब शहरों में, मुख्य शहरों में सप्लाई करते हैं
जिससे उनकी आय का मैंने अनुभव किया कि उनकी आय काफ़ी विकसित हुई है, काफ़ी अच्छा हुआ है। और क्योंकि मैं वाणिज्य मंत्रालय में कार्यरत हूँ, मैं अनौपचारिक रूप से यह बताना चाहूँगा और यह सूचित करना चाहता हूँ सारे किसानों को, आसपास के क्षेत्र के सारे किसानों को, कि वाणिज्य मंत्रालय का विभाग 2-3 विभाग हैं जो एपीडा, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, डीजीएफटी, ये सारे विभाग जो है सब्जियों के, एग्रीकल्चर उत्पाद के निर्यात के लिए सहयोग देते हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है, जिससे उनकी आय निरंतर बढ़ रही है और सरकारी संस्था एपीडा इनके उत्पादों को विदेशों में निर्यात कराकर पूरे विश्व को इन उत्पादों से परिचित करा रही है। परवल की खेती कटरिया के किसान कर रहे हैं और आसपास के जिलों में ये तय करते हैं कि परवल की कीमत उस दिन की क्या होगी। यानी मोनोपोली है इनकी, इतना ज़्यादा उत्पादन है और इतनी अच्छी क्वालिटी है कटरिया के इन परवल की। किसानों की आय बढ़ रही है इस उत्पादन से, और केवल परवल ही नहीं, करेला जैसी और भी सब्जियां ये पैदा करते हैं गंगा के किनारे अपने खेतों में। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, कटरिया, गाजीपुर। तो बिल्कुल सरकार की मदद से आज ये अपने उत्पाद विदेशों में भी पहुंचा रहे हैं। और आइए देखते हैं कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव से। केरल के तिरुवनंतपुरम की शालीन एलिज एबी ने 3 बच्चों के साथ अपना स्टार्टअप शुरू किया था। अब उनका ये कारोबार काफी बढ़ चढ़ रहा है। वो हर दिन करीब 200 लोगों के लिए खाना परोसती हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम की महिला उद्यमी शालीन एलिज एबी 39 रुपए में खाना बेच रही हैं। जिन बच्चों के पास दोपहर का भोजन करने के लिए पैसे नहीं हैं, उनकी मदद करने के लिए शालीन ने अपना लघु भोजन प्रोजेक्ट एंटे छोटू पथरम शुरू किया है। उन्होंने 3 बच्चों के साथ अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और अब वो प्रतिदिन लगभग 200 लोगों को खाना परोसती हैं। वो खाना परोसती हैं और कहती हैं कि ये उनके लिए कोई व्यवसाय नहीं है, वो इसे एक बड़े परिवार की सेवा मानती हैं। उनका प्रोजेक्ट तिरुवनंतपुरम शहर और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वो लोकप्रिय हो गई हैं। जब मैंने 2 साल पहले इसकी शुरुआत की थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह तिरुवनंतपुरम शहर का इतना बड़ा हिस्सा होगा। अब हमने 200 लंच स्टील बॉक्स पूरे कर लिए। कुछ लोग शहर के बाहर से आ रहे हैं और वे यहाँ रह रहे हैं। हम कुछ लोगों को डिलीवरी दे रहे हैं और कुछ लोग 9:30 बजे के बाद मेरे घर पर आते हैं। हमारे पास डिलीवरी प्रणाली है, वह भी न्यूनतम डिलीवरी प्रणाली। मैंने इसे एक व्यवसाय की तरह शुरू नहीं किया है, यह मेरी भावना है। जब मैं बच्चों को दोपहर का भोजन देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यह एक छोटे लंच बॉक्स की अवधारणा है। यह किफ़ायती है, यानी इसकी कीमत सिर्फ 39 रुपये है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो यह मात्र 35 रुपये थी और 2 साल बाद यह 39 पर आ गया है। शालीन एलिज एबी का कहना है कि उन्हें इससे बहुत सारे लाभदायक मूल्य भी प्राप्त हो रहे हैं। उनके पास एलकेजी के छात्रों से लेकर पुलिस और डॉक्टर्स जैसे पेशेवर और बुजुर्ग माता पिता तक ग्राहक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की। जापान के टोक्यो स्थित स्टार्टअप सुंबेम इंडस्ट्रीज ने 14.8 फीट लंबा 4 पहियों वाला रोबोट विकसित किया है, जो बेहद लोकप्रिय जापानी एनिमेशन श्रृंखला के मोबाइल सूट गुंडम जैसा दिखता है। इसका अनावरण अक्टूबर के अंत में जापान मोबिलिटी शो में किया जाएगा। जापान में 49% नौकरियां रोबोट बेस्ड हैं। जापान रोबोटिक्स, प्राकृतिक विज्ञान, एरोस्पेस के क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो की स्टार्टअप इंडस्ट्री सुबेम ने पिछले 2 वर्षों में 4 पहियों वाला अनोखा विशाल रोबोट विकसित किया है। ये रोबोट 4.5 मीटर लंबा है और इसका वजन 3.5 टन है। ये युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय जापानी एनिमेशन सीरीज के मोबाइल सूट गुंडम जैसा दिखता है। इस रोबोट का नाम आर्कैक्स रखा गया है।
इस अनोखे रोबोट को विकसित करने का उद्देश्य ये है कि एक दिन इनका प्रयोग जापान को आपदा से राहत दिलाने या अंतरिक्ष उद्योग में किया जा सके। इसे बनाने का प्रारंभिक कारण ये था कि मैं एक नया वाहन बनाना चाहता था। इसके अलावा जापान एनिमेशन, गेम और रोबोट उद्योगों के साथ साथ ऑटोमोबाइल में भी वास्तव में मजबूत है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं बना सकूं तो ये बहुत अच्छा होगा। इस विशाल रोबोट में 4 पहिए लगे हैं और इसमें कॉकपिट मॉनिटर भी लगे हैं जो बाहरी हिस्से में अटैच किए गए कैमरों से छवियां प्राप्त करते और रोबोट के अंदर बैठे पायलट को बाहरी दृश्य देखने में सहायता करते हैं। रोबोट के 2 मोड हैं, सीधा रोबोट मोड और वाहन मोड, जिसमें ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक यात्रा कर सकता है। सुबेम इंडस्ट्री ने अक्टूबर के अंत में जापान मोबिलिटी शो में इसको लॉन्च करने का निर्णय लिया है। सुबेम इंडस्ट्री के सीईओ रियो योशिदा का कहना है कि वह कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें एनिमेशन, रोबोटिक्स और ऑटोमोबाइल के तीनों तत्व शामिल हों। इसका उपयोग आपदा राहत स्थलों पर और अंतरिक्ष में काम के लिए किया जा सकता है। इसके बाद हम बहुउद्देशीय कार्य उपकरण विकसित करना चाहेंगे, जहां एक ही रोबोट उन साइटों पर कई कार्य कर सकता है और केवल सीमित संख्या में ही उपयोग किया जा सकता है। रोबोट की खास बात यह है कि इसके अंदर इंसान भी प्रवेश कर सकता है और इसे खुद से कंट्रोल कर चला भी सकता है। इसे कॉकपिट के अंदर से नियंत्रित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वाकई बेहद शानदार नवाचार। और आइए अब बात 7 समुंदर पार की दुनिया की। आपने अक्सर पुलिस अधिकारियों को डॉग्स के साथ रेस्क्यू करते हुए देखा होगा। डॉग्स का उपयोग अपराध और अपराधियों का पता लगाने में किया जाता है। डॉग्स के सामान्य मिशनों में वाहनों में छिपे नशीले पदार्थों को ढूंढना और लापता लोगों का पता लगाना शामिल है। लेकिन न्यूयॉर्क के पुलिस अधिकारी का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस अधिकारी ने बकरियों को चराने के लिए अपने K9 कुत्ते पिएट्रो का इस्तेमाल किया है। दरअसल ये हुआ है कि 30 बकरियां बाढ़ से भाग गई थीं और ये आवासीय पड़ोस में भटक गई थीं। तो तब उस अधिकारी ने अपने इस K9 डॉग की मदद ली। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में आर्किटेक्चर के एसोसिएट प्रोफेसर रिचर्ड बेकेट ने एक प्रयोग में खुद को परीक्षण का विषय बनाया। बेकेट देखना चाहते हैं कि रोगाणुओं का उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि परियोजना को वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित नहीं किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में आर्किटेक्चर के एसोसिएट प्रोफेसर रिचर्ड बेकेट ने एक एक्सपेरिमेंट में खुद को परीक्षण का विषय बनाया है। बेकेट देखना चाहते हैं कि रोगाणुओं का उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या तथाकथित स्वस्थ रोगाणुओं के संपर्क में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार हो सकता है? रिचर्ड बेकेट इसका पता लगाना चाह रही हैं। रिचर्ड बेकेट स्वीकार करते हैं कि ये एक असामान्य दृष्टिकोण है। हाँ, यह एक असमान दृष्टिकोण है। बहुत लंबे समय से ये विचार रहा है कि सभी रोगाणु हैं और हर चीज हमारे लिए हानिकारक है। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या में ऐसे रोगाणु हैं जो हमारे लिए रोगजनक या हानिकारक नहीं है। खुद पर परीक्षण करने का विचार वास्तुकला मेरे अनुशासन के भीतर अपने शरीर को संलग्न करने का एक दिलचस्प तरीका है। बेकेट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में आर्किटेक्चर के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। टाइल सामग्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है जो सामग्री के छिद्रों और टुकड़ों से रोगाणुओं को बाहर निकालने की अनुमति देता है। सतह से हवा के प्रवाह होने पर बहाव में मदद करने में ज्यामितीय पैटर्न से मदद मिलती है। ये प्री स्टडी है और इसलिए हम जो करने जा रहे हैं वह ये है कि हम रिचर्ड से कोशिकाएं ले रहे हैं और फिर हमने उन्हें अनिवार्य रूप से यहाँ अस्पताल में जमा कर दिया है।
लेकिन हम सिर्फ सामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए उनका परीक्षण करेंगे। हम सिर्फ ये देखते हैं कि जब वे सक्रिय होते हैं तो वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। We can do things with immune cells where we just stimulate them and we just look at how they respond. कई हफ्तों से बेकेट अपने काम के दौरान रोका गैलरी में अपने बूथ पर जीवित प्रदर्शनी के रूप में अलग अलग समय बिता रहे हैं। बेकेट हर समय सांस लेते समय रोगाणुओं के संपर्क में रह रहे हैं। हालांकि परियोजना को वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित नहीं किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब वक्त है बायोस्कोप की बातों का। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के चौथे दिन समारोह में सबसे कम उम्र के निर्देशक स्टैडन एजेस की शॉर्ट फिल्म री की स्क्रीनिंग होगी। इस 18 साल के फिल्मकार ने केवल 6000 के बजट में ये फिल्म मोबाइल पर शूट की है, जो लद्दाख की स्टोरी टेलिंग की परंपरा को दिखाती है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में उभरते हुए फिल्मकार भी सामने आए हैं। हमारे साथ केवल 18 साल की एक ऐसी फिल्मकार हैं जिन्होंने एक शानदार फिल्म बनाई है, लेकिन उस पर कोई संवाद नहीं है। मोबाइल पर वो फिल्म शूट की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। आपकी फिल्म री, जिसका मतलब लद्दाखी भाषा में माउंटेन होता है, उस फिल्म का विचार आपको कैसा है और उसका विषय क्या था? तो पहले तो क्या हुआ कि मेरा कुछ और स्क्रिप्ट था, बट सिंस आई डिडंट हैव अ बजट मुझे अपना स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ा। तो मैं अपने डैड के ऑफिस में थी एंड आई आस्क्ड माय डैड, आप बचपन में क्या करते थे? उन्होंने कहा, मैं चल के जाता था स्कूल से घर, घर से स्कूल। देन आई गॉट द आइडिया कि आजकल तो बसेस होते हैं, लेकिन ओल्ड डेज में वी डिडंट हैव बसेस, सो बच्चे यूज्ड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस वॉकिंग, सो दैट्स हाउ आई गॉट द आइडिया। तो इस कहानी में क्या खास है? तो इस कहानी में क्या होता है, दो छोटे बच्चे होते हैं, वो स्कूल से घर जा रहे होते हैं। वो सोचते हैं क्यों ना आज दादी जी के लिए एप्रिकॉट्स खरीदें। तो वी शो द इंटायर जर्नी, वो जा रहे हैं। फिर फाइनली जब वो घर पहुंचते हैं, वहां पे दे ओपन देयर बैग एंड द एप्रिकॉट्स आर नॉट देयर। तो कितना टाइम लगा आपको मोबाइल पर ये फिल्म शूट करने में और क्या बजट था? It took like around 5 days. Budget was kind of like 6,000. It covered all the food and petrol and everything. तो भविष्य में और आप कैसी फिल्में बनाना चाहती हैं? I think I want to make more of poetic cinema. I want to make films about my beautiful place, Ladakh. And I want to make films on social issues, mental health. And I want to give voice to women through my films. बहुत अनुभवी फिल्मकारों के बीच हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में 18 साल की इस फिल्मकार ने कमाल की फिल्म बनाई है और ऐसे ही प्रतिभाशाली कलाकार इस हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में सामने आए हैं। कैमरामैन सुविंदी मान के साथ लेह से डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। तो युवा फिल्मकारों की नई सोच। और आइए देखते हैं खेल खेल में क्या कुछ है अलग। बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले स्पेशल एथलीटों को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। स्पेशल ओलंपिक भारत के दिल्ली चैप्टर द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा डॉक्टर मल्लिका नड्डा और संगीता सक्सेना ने प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। गौरतलब है कि इसी साल जून में बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स में दिल्ली से कुल 23 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 पदक हासिल किए थे। तो कुछ हटकर, कुछ दिल छू लेने वाली खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें खबर हटकर से। फिलहाल खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज पर जारी रहेगा, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।